नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें ITI के जो सेमेस्टर वाइज जो पेपर चल रहा है पूरे भारत में, तो उनके लिए एक हम लोगों का क्लास चल रही है और जिसमें हम लोग ITI फर्स्ट सेमेस्टर, ITI सेकंड सेमेस्टर सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये ITI फर्स्ट सेमेस्टर का ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी कि अब हम लोग कल से जहाँ पर ख़त्म किए थे उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो पार्ट नंबर 2 है हम उसको बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी एक बार सेशन से जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ में इस सेशन को देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी ITI का बच्चा हो जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी मित्र एक बार सेशन से जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों हम लोग कल पढ़ चुके थे कि ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम, यानी बड़ा ट्रांसफार्मर तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण का तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो कॉपर लॉसेस होता है उसको लार्जर ट्रांसफार्मर यूज करने का रीजन है चरणबद्ध कोर का व्यवस्था करके, यानी यूज स्टेप कोर अरेंजमेंट, यानी तांबे को कम करने के लिए स्टेप्ड क्या करके स्टेप्ड क्या करेंगे बेटा, स्टेप्ड क्या करेंगे भाई, स्टेप्ड है ना, डी वाला हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा आज का सवाल नंबर 233 से हमको स्टार्ट करना है और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे शेरों, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 233 का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूछा कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। और आपके ऑप्शन नंबर ए है एयर कोर, आयरन कोर, रिंग कोर और फेराइट कोर। तो रिंग कोर और फेराइट कोर का नाम एक ही है, यानी मतलब ये दोनों जो कोर होती है वो सेम ही होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसको गायब कर दो। आयरन कोर तो है नहीं, ये आपका क्या है एयर कोर। कौन सा है, वाई कोर है, ये क्या है एयर है, हाँ एयर कोर ट्रांसफार्मर है। यानी कि आप कह सकते हो जो ट्रांसफार्मर हमने बांटा है, यानी कि एक आपको पता है कि उच्च यानी हाई पावर के हिसाब से, और एक होता है आपका किसके आधार पर, या आप कह सकते हो कि एक हाई पावर के आधार पर जिस पर हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। एक अगर उसके डिज़ाइन के अनुसार पूछेगा तो CRGO यानी कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड लगाते हैं। और अगर जो कि उच्च यानी कि आप हाई की बात करता है तो वहाँ पर हमारा हो जाता है आपका फेराइट कोर, है ना। उच्च फ्रीक्वेंसी पे जब यूज़ करते हैं तो फेराइट कोर हो जाता है ना। तो ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। जो मैंने इसके पहले भी क्लास में हमने नोट करवाया है कि कौन कौन सी कोर का यूज करते हैं। और इस पर जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो ये हमारा ये होता है ना, इस पर है ना वाई कोर का ट्रांसफार्मर है, इस पर हमारा आप कह सकते हो बेटा कि एक तरह से कि होलो कोर होता है ना। और इस पर क्या होता है भाई आपका होलो कोर, कौन सा होता है भाई आपका होलो कोर होता है, क्या होता है भाई होलो कोर होता है। और इस होलो कोर पे ऊपर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो हम बांधते जो तार लगाते हैं, वह तार को हम लपेटने से पहले इस पे हम पेपर या प्लास्टिक का लगा होता है, यानी इस पे पेपर या प्लास्टिक से हम बांध देते हैं। तो ये हमारा जो आंसर इसका होगा, ये होगा आपका वाई कोर ट्रांसफार्मर, यानी कि ये उत्तर आपका हो जाएगा एयर कोर। क्या हो जाएगा बेटा आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर साहब, है ना। उच्च वोल्टेज क्या लिख रहा है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उच्च वोल्टेज क्या चीज़ बेटा, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। पल्स, इग्निशन ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर। तो भाई देखो भाई, एक होता है आपका CT, एक होता है PT, है ना। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर भी आपके दो हैं, दो भाई हैं, एक CT भाई साहब हैं, एक है हमारे PT साहब। तो PT साहब को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर। CT साहब क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, पोटेंशियल, यानी कि ये वोल्टेज के मान को मापता है। तो पूछ क्या रहा है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो पोटेंशियल, पल्स ट्रांसफार्मर, पल्स को हुई ट्रांसफार्मर नहीं भाई, पोटेंशियल होगा, एक करंट होगा, एक CT एक PT। तो 234 यानी कि भाई कह रहा उच्च वोल्टेज मापने की बात कर रहा है। तो अच्छा इंस्टॉलेशन में, है ना,
यानी कि मेजर करने के लिए हम हाई वोल्टेज का, तो भाई मेजर करने के लिए आपको पता है एक CT होता है, एक PT होता है। तो हम किसका मापते हैं बेटा? PT को मापते हैं, पोटेंशियल को मापते हैं, और इसको हम विभव ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं या समानांतर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? CT मतलब हो गया आपका करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो क्या करता है भाई, यह क्या मापता है? ये धारा को मापता है ना। ये क्या मापता है भाई? धारा को मापता है। अगर यहाँ पर लिखता उच्च करंट मापने के लिए तो हम CT लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CT का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर, जिसे सीरीज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। और इसके सेकेंडरी में 5 एम्पियर से कितने तक? 1 एम्पियर तक हम इसको माप सकते हैं। इसको PT को 110 वोल्ट से, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? 120 वोल्ट तक माप सकते हैं। ठीक है, यह आपका हो जाता है क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। और ये क्या हो जाता है भाई? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। आइए जरा हम देखते हैं क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर, इधर आ जाइए। सवाल क्या कह रहा है? हाँ, ये नियत वोल्टेज का होगा ना। ये नंबर क्या कह रहा है भाई? पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो आपको पता है कि ब्रीदर में जो नमी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सिलिका जेल लगाते हैं, है ना। ये तो सबको पता होगा, किसी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं होगा कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा नहीं सर ये नहीं होता पॉइंट, है ना। तो क्या होता है भाई? सिलिका जेल लगा होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे इसको? सिलिका जेल। और सिलिका जेल का बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो जब नई अवस्था में हो, यानी आप एक तरह से कह सकते हो जो फ्रेश हो, चाहे ताज़ा हो, क्या हो भाई? जब ये फ्रेश हो, क्या हो भाई? फ्रेश हो, या फिर क्या हो? ताज़ा हो। जब ताज़ा होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? जब ये ताज़ा होता है यानी फ्रेश होता है, तो हम उस समय इसका जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीला रंग का। ठीक है, और जब जैसे ही ये नमी सोख लेता है तो क्या हो जाता है भाई? नमी सोखने के बाद ये क्या जाता है भाई? नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? हल्का गुलाबी हो जाता है। तो जो सिलिका जेल लगा होता है, कहाँ लगा होता है? सिलिका जेल लगा हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 235 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग रुक करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई आपका? अगला सवाल है भाई कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण किस शक्ति हानि को आकलन करता है? अब देखो भैया, ये ओपन पूछा, 2 टेस्ट होता है, एक शॉर्ट होता है, एक ओपन होता है। तो जो ओपन सर्किट होता है उसको बोलते हैं नो लोड। क्या बोलते हैं बेटा? उसको नो लोड टेस्ट बोलते हैं, है ना। या फिर इसको कोर लॉसेस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं चुंबकन धारा भी बोलते हैं। ठीक है, कई नाम इसके हैं, है ना। और इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो ओपन होती है वो किस पे करते हैं? तो कोर लॉस। देखो आ गया, कोर हानि किस पे करेंगे बेटा? कोर पे। अगर आपसे पूछता है ये ऑप्शन सवाल कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट किस पे करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट ताम्र हानि पे करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ओमिक हानि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको लोड हानि भी बोलते हैं, है ना। और ये वाइंडिंग होती है इसलिए इसको वाइंडिंग हानि भी बोलते हैं। तो भैया आपका ऑप्शन 236 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी वाला। क्या हो जाएगा भाई? आपका डी वाला हो जाएगा। तो 236 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जितना भी ये देखिए मैंने थ्योरी ट्रेड आपको कराया है, तो ये जितने भी ट्रेड का थ्योरी हमने कराया बच्चे, वो कहाँ पर कराया है? आप जानते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ा दिया है। कह रहा भैया आपसे अगला सवाल कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ये बढ़िया सवाल है। तो जो क्रैंकल टेस्ट होता है बेटा वो नमी मॉइस्चराइजर का टेस्ट करने के लिए करते हैं। किसका करते हैं भाई? नमी का टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो 237 नंबर जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? नमी के लिए, मॉइस्चराइजर के लिए करते हैं। तो इसको याद कर लीजिए भाई कि ट्रांसफार्मर में तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका? तेल के, ऑयल की बात किया तो भाई मॉइस्चराइजर, नमी की हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो नहीं होगा, विस्कोसिटी एक्सिडिटी नहीं, नमी वाला मॉइस्चराइजर का, है ना। तो 237 का बी करेंगे, 237 का बी ही आपका सही होगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? 237 का बी वाला। ठीक है, 237 का बी वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 238 की तरफ रुख करेंगे। 238 क्या कह रहा है जानवर साहब आपसे? कह रहे हैं कि भाई पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भाई कोर बनाने के लिए आपको पता है कि हमने 2-3 चीज़ों को बताया था। तो भाई यहाँ पर तो सिलिकॉन स्टील है नहीं, तो हमने बताया था कि अगर समानता पूछेगा, जनरली पूछेगा तो सिलिकॉन स्टील। किसका? सिलिकॉन स्टील। ये 3-4 ही हैं आपके, चाहे वो किसी भी पेपर में पूछे। एक सिलिकॉन स्टील होता है, एक आपका होता है बेटा आपका फेराइट होता है। ठीक है, एक फेराइट होता है, और एक क्या होता है? वायु। ठीक है, वायु कोर।
तो सिलिकॉन स्टील जो पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं, फेराइट जो होती है उच्च फ्रीक्वेंसी में करते हैं यानी हाई फ्रीक्वेंसी में, और एयर वाला करते हैं अल्ट्रा हाई या फिर वेरी हाई वाले उसमें करते हैं। और एक डिजाइन के आधार पर क्या पूछता है आपका, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड पूछता है। तो ऑप्शन में सिलिकॉन स्टील है नहीं, तो हम किसकी तरफ रुख करेंगे, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड की तरफ करेंगे। किसकी तरफ करेंगे भाई, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल की तरफ हम रुख करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 238 का डी। ठीक है, याद कर लीजिए 3-4 हैं, इसके अलावा कोई भी आपके सामने कभी भी ऐसा नहीं आएगा कोर का, है ना। सिलिकॉन स्टील, फेराइट और वाई कोर। ठीक है, समझ गए, समझ गए। यानी जनरली पूछा जाएगा तो पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर, तो सिलिकॉन स्टील। उच्च फ्रिक्वेंसी पे पूछेगा तो फेराइट, अल्ट्रा हाई या फिर उससे, है ना, वेरी हाई, तो क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बताओ। चलो आगे बढ़ते। 238 सुनने के बाद अगला सवाल आपके सामने है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। बढ़िया सवाल है। तो देखो नाम से ही देख लीजिए, इस पे बना हुआ है प्राइमरी है और सेकेंडरी है ना। और कैसा है आप देख सकते हैं, कितना लिम्ब लगा हुआ है, 2 लिम्ब। कितना लिम्ब लगा हुआ है, 1 लिम्ब यहाँ और 2 लिम्ब यहाँ। ठीक है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो भैया ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, कोर टाइप। तो कोर टाइप में 2 लिम्ब होता है और इसकी एक हानि होती है, इसमें लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है ना। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। और सेल टाइप की अगर बात करेगा तो सेल टाइप में, अच्छा, चुंबकीय पथ का मार्ग कितना होगा, देखो भैया 1 मार्ग है। कितना है, ओनली 1, 1 मार्ग। तो आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय पाथ, क्या भाई, चुंबकीय पाथ का मान कितना है, तो 1 बताएंगे। कितना बताएंगे, 1। सेल की बात करेगा तो 3 लिम्ब। कितने लिम्ब होते हैं भाई, लिम्ब की संख्या 3 होती है और चुंबकीय पाथ की संख्या कितनी होती है, 1 2 3। 3 लिम्ब होंगे और 3 आपके चुंबकीय पाथ भी होंगे। ठीक है, ठीक, 3 लिम्ब होंगे, 3 चुंबकीय पाथ भी होंगे। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 3 होता है। तो चुंबकीय पाथ की संख्या कितनी है अगर इसमें पूछा जाएगा, किसमें, सेल प्रकार में, तब 2। तो लिम्ब की संख्या 3, चुंबकीय पाथ की संख्या 2। चुंबकीय पाथ 1, तो लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है। यहाँ पर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, कम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम किसको रुख करेंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तरफ रुख करेंगे। ये हमारा क्या है, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताइए। समझ में आ रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसको कह रहा है नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बताए जा रहे हैं, है ना। चलो, अगर आपने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा तो ट्रांसफार्मर की क्लास चल रही है, आप देखो जाकर, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने की का उद्देश्य क्या होता है। 240 नंबर कह रहा है कि भाई पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करना ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट, ये देखो यहाँ ना समझ में आ रहा है। देखो एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है भाई, दबाव यानी उसमें प्रेशर रिलीज करने के लिए ना, दबाव छोड़ने के लिए, ये होगा, है ना। हवा छोड़ने के लिए नहीं, प्रेशर यानी दबाव रिलीजिंग करने के लिए। तो जो एक्सप्लोजन वेंट होता है वो क्या छोड़ता है भाई, दबाव छोड़ता है, यानी प्रेशर क्या छोड़ता है, दबाव छोड़ने का काम करता है। तो 240 का ऑप्शन नंबर सी, 240 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 241 की तरफ रुख करेंगे मेरे बच्चे, मेरे शेर। 241 कह रहा है एग्जामिनर कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का कार्य क्या है भाई। बुखोज रिले का काम क्या है जरा बताइए श्रीमान जी। तो बखोज रिले क्या करता है, आपको भी पता है, हमने बताया था कि बखोज रिले आंतरिक दोष यानी कि ट्रांसफार्मर में जो भी आंतरिक दोष होगा उससे हमारा क्या करता है, सुरक्षा करता है, ट्रिप होने का काम करता है। लेकिन कहाँ इतना सब कुछ होता है, वह ट्रिप जब तक होगा तब तक बहुत कुछ नुकसान कर देता है। तो उत्तर के हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दे रहा है भाई उच्च तापमान नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉइस्चर इंजन नहीं। देखो तेल और प्रवेश करने वाले नमी से तो अभी आपने पीछे ही देखा है ना, वो तो होगा नहीं क्योंकि ब्रीदर काम करता है वहाँ पर। तो टैंक की दबाव लोडिंग नहीं, अति भारी है। देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम द बहुत ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये वाला है ना, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। तो 241 नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो बिजली में ट्रांसफार्मर बखोज रिले का कार्य है अति भार और लघु पतन दोनों से क्या करना, सेफ्टी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे।
आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 242 का क्वेश्चन। कह रहा है भाई कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। कह रहा है भाई कि वाई प्राइमरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर द वाउंड विद द वायर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न। क्या रीजन है कि भाई आप उसको इतना घुमाते हो, है ना। तो आपको पता है कि विभव ट्रांसफार्मर प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या घुमाव का, यानी कि आपको द ऑफर हाई इंडक्टेंस, बिल्कुल सही है कि भाई आपको उच्च प्रेरण देने के लिए करते। किसके लिए करते? कहाँ गए भाई? आ जाओ नाराज मत हो, जरा, है ना। तो क्या करते भाई? उच्च प्रेरण देने के लिए करते। क्या करते बेटा? उच्च प्रेरण देने के लिए करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 242 का ए, यानी कि हाई, है ना। 242 का ए हो जाएगा। बाकी अगर आपको इधर देख लें ऑप्शन में कोई अगर और भी होगा तो उसको देखते तरफ रुक करते हैं भाई, है ना। इधर आ जाइए, ये रहा ऑप्शन, ये इधर आ जाइए। ये देखिए क्या है, देर आप प्राथमिक धारा का विनियमन करने के लिए नहीं, इनपुट नहीं, वही होगा, है ना। यानी कि आपको हाई इंडक्टेंस चाहिए, तभी हम आपको उसको, एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई फेरों की संख्या अधिक करने का मतलब हो गया कि हमको फ्लक्स का मान बहुत ज़्यादा चाहिए। फ्लक्स का मान क्या है? बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 242 का क्या आ जाएगा भाई आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते 243 के नंबर की तरफ रुक करेंगे कि भाई 243 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ये जानवर साहब कह रहे हैं कि वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़ा जाता है। तो आपको भी पता है कि डेल्टा से स्टार में बनाने का रीजन है, यानी कि प्राइमरी साइड को अगर हम डेल्टा से जोड़ रहे हैं और सेकेंडरी को स्टार से जोड़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे तो 3 वाइंडिंग, यानी कि जो जहाँ इन फेज, यानी कि जहाँ पर इनपुट हो रहा है वहाँ पर हमको तो भाई 3 फेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? 3 फेज। लेकिन हमारे आवासीय गांव क्षेत्र में, यानी हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? न्यूट्रल भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाता है बेटा आपका, यहाँ पर हमको 4, यानी कि 3 फेज के साथ साथ एक न्यूट्रल भी चाहिए, यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 और उसके बाद एक आपका न्यूट्रल भी चाहिए। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 यानी न्यूट्रल। तो भाई क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तो वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जोड़ा जाता है? और टू अवॉइड द ओवरलोडिंग, अतिभार से बचाना नहीं, निरंतर वोल्टेज बनाना नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं। देखो ये नीचे लिखा भी है 3 कला 4 तार प्रणाली को आसानी से वितरण करने के लिए, है ना, ताकि हम आसानी से बांट सके। और ये सेकेंडरी साइड में होता है ना, जहाँ पर ब्रूसिंग जो होती है, छोटी ब्रूसिंग जहाँ से होती है वहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो 3 कला और 4 तरह का कला का क्या हो जाएगा भाई आपका? प्रणाली को आसानी से वितरण करने के लिए करते हैं। अगला चल जाइए, अगला है 243 के बाद 244 नंबर। क्या कह रहा है ये अंदर आपसे? आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? ये बढ़िया सवाल है भाई। आदर्श ट्रांसफार्मर यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका क्या होगा? तो आपको पता है कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ईएमएफ जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। जब हम जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के पास जो रखा हुआ चालक है वह स्वतः उसमें क्या हो जाता है? उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और वह एक दूसरे से क्या हो जाता है? चालक में समझ रहे हो? वाइंडिंग, यानी कि जो आपका वाइंडिंग आस पास में रखा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में जो जनरली हम जो यूज करते हैं उसमें 2 वाइंडिंग वाला ही यूज होता है। तो 2 वाइंडिंग वाली जब सपोज करो कि प्राथमिक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो इस चालक के पास रखे हुए तुरंत उसमें क्या होगा? ईएमएफ, और वहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वह उसको क्या करेगा? चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिक रूप से उसको क्या करेगा? ढक लेगा। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा बेटा आपका? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। तो 244 का बी, 244 का बी, है ना। 244 का बी वाला उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ, ऐसा बंदा कोई है जिसको समझ में बिल्कुल परे ना आ रहा है कि सर जी क्या बताए जा रहे हो, क्या बताए जा रहे हो? हाँ चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है 245 नंबर कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? यानी कि आपको पता है कि एक शॉर्ट सर्किट होती है, एक ओपन सर्किट होती है। क्या होती है बेटा? एक होती है शॉर्ट सर्किट, एक होती है ओपन सर्किट, जिसे बोलते हैं खुला परिपथ टेस्ट, ठीक है। 2 प्रकार का टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। एक होता है भाई आपका शॉर्ट सर्किट, एक ओपन। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें तांबे, यानी कि तांबे का करते हैं। यहाँ पर किसका करते हैं? लौह हानि, यानी कि लौह हानि। अब इसको हम बेटा कई नाम बोलते हैं। तांबे को हम बोलते हैं कि इस तरह से कि लोड पे हो, यानी कि लोड परिवर्तित होता है, यानी वेरिएबल प्रकार का होता है। क्या होता है बेटा? वेरिएबल प्रकार का होता है। और ये हमारा क्या होता है? नो लोड होता है, और इसको हम बोलते हैं नो लोड, यानी स्थिर, नो लोड, ठीक है। ये नो लोड पे होता है। इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं कोर हानि भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा?
कोर लॉसेस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? कोर लॉसेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम चुम्बकन यानी मैग्नेटिक धारा भी बोल सकते हैं ऊपर का। लेकिन यहाँ पे तो उसने कहा भाई कि तांबे के नुकसान के लिए, तो तांबे के नुकसान के लिए हमारा क्या जाएगा बेटा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लघु परिपथ के रखेंगे। अगर ये आपसे, अच्छा एक और सवाल है इम्पल्स टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया डाटा है, ये वाला बढ़िया डाटा है। तो इम्पल्स टेस्ट करते हैं ये इंसुलेटर की टेस्टिंग करने के लिए, यानी कि जो इंसुलेटर हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर उसको टेस्ट करने के लिए। तो भाई इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि जो इंसुलेटर टेस्टिंग होता है उसमें हम इम्पल्स टेस्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर की बात करेगा तो आप इसको बता दीजिएगा, और बाकी आपका शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हो ही गया। तो फिलहाल अभी आपका सी वाला उत्तर हम ब्लॉक करते हैं, आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला उत्तर को हम सही करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। 245 के बाद आगे बढ़ते हैं, अगले रुख की तरफ करेंगे। 245 के बाद आता है बेटा 246 नंबर। क्या कह रहा है एग्जामिनर साहब? आपसे कह रहे हैं कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो भाई फेराइट कोर का रेडियो रिसीवर में करने का रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि भाई फेराइट कोर, चूँकि आपको पता है कि कोर जो होता है आपका, हमने पहले भी बता दिया था, एक होता है सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन का यूज करते हैं पावर में। अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन की, किसकी बात करें जाए? सिलिकॉन कोर। तो सिलिकॉन यानी स्टील की जो बात करते हैं तो किस में होता है बेटा आपका? यह सिलिकॉन होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और ये होता है फेराइट कोर में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपसे पावर की बात करेगा। ठीक है, और एक होता है फेराइट। फेराइट कहाँ है? क्या है ऑप्शन में? नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए फेराइट। तो फेराइट का जो यूज हम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? सिलिकॉन तो पावर में हो गया, और जो फेराइट होता है बच्चा वह होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, और एक होता है हाई के लिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी किसके लिए बेटा हो जाएगा? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। एक फेराइट सिलिकॉन जो होगा पावर ट्रांसफार्मर के लिए फेराइट हो गया, और एक होता है अल्ट्रा या वेरी हाई या फिर उसके बाद अल्ट्रा हाई के लिए हम यूज करते हैं वायु का। तो जो हमारा ये फेराइट है का यूज हो रहा है, ये किसके लिए करते हैं बेटा? टू द रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, है ना, ये वाला, ना कि आपका डी की तरफ मत जाइएगा। रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं करते बेटा, करते हैं इसका हम प्रयोग नियत हानि को कम करने के लिए। तो फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस, नियत हानि को कम करने के लिए, है ना, कांस्टेंट लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं। कांस्टेंट लॉस को ही लौ हानि भी बोलते हैं, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई कि व्हाट बड़े ट्रांसफार्मर चरणबद्ध कोर की व्यवस्था क्या फायदा? अभी हमने कुछ पहले ही बता दिया था कि चरणबद्ध मतलब होगा स्टेप, और इसमें क्या होता है भाई? आपका तांबे की बचत होती है। क्या होती है? तांबे का उपयोग को कम करता है। तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके, है ना। तो भाई बड़े ट्रांसफार्मर चरणबद्ध कोर की व्यवस्था को क्या करता है? फायदा। तो 247 का क्या जाएगा? तांबे का उपयोग को कम करता है। क्या करता है बेटा आपका? 247 का ए, 247 का ए हो जाएगा। 247 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, 247 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदन में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो सबको पता है, तो पिछले वाला सवाल आ गया, अमोनियम क्लोराइड, सिलिका जेल। और जब वह सही अवस्था में होगा तो नीले रंग का, अगर सही अवस्था में नहीं है तो हल्के गुलाबी रंग का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी अगर क्लास को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा, अगर आपके जो भी दोस्त मित्र भाई होंगे जो भी ITI का पेपर देने जा रहे हैं, उसको भाई एक बार शेयर कर देना, है ना, उसको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है इस क्लास से। चलो आगे बढ़ते बेटा। 248 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 249। क्या कर रहा है अंदर? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो आपको भी पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग लगती है ना, और आपको ये भी मालूम है कि इसमें तांबे की बचत भी होती है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य भी करता है ना। तो ये तमाम चीज़ें इसके हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। तो क्या हो रहा है भाई आपका? ये देखिए, द्वितीय वाइंडिंग अलग नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो द्वितीय वाइंडिंग की कोई बात ही नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई आपका? द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। 249 का उत्तर जो होगा गलत हो जाएगा।
अगला सवाल एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि वितरण पोल समायोजित, पोल वाला मतलब आपने देखा ये पोल वितरण ट्रांसफार्मर किस वितरण विधि का उपयोग करते हैं। यानी जो आपको पोल ये वाला है ना, जो आपके ट्रांसफार्मर इस पर पड़ा होता है ना, यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर पूरा तरह से लगा हुआ है और ये आपका पोल है और बाकी वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन करके हम अपना क्या लगाते हैं, घर पे लाते हैं सप्लाई, है ना, अपने घर पे लाते हैं सप्लाई। तो भाई कह रहा है एग्जामिनर साहब आपसे कि पोल समायोजित वितरण में ट्रांसफार्मर किस वितरण विधि का उपयोग करता है। वायु प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक, तेल बलित हवा, तेल प्राकृतिक हवा, किस में। तो हमने बताया था आपको याद होगा, हमने कहा था ऑयल, ऑयल एयर और ऑयल नेचुरल, शायद यही था ना। नहीं, इसको रब करते हैं, वो ऑप्शन था आपके सामने, अरे क्या नाम था उसका जी, ONA, यानी ऑयल नेचुरल और ऑयल एयर, हाँ ठीक है, ONAN था, हाँ सही आया था, क्या था बेटा, ONAN, यानी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो ऑयल नेचुरल एयर ब्लास्ट यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये होगा वायु प्राकृतिक रूप से। तो समय क्या कर रहा है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस वितरण विधि का उपयोग करते हैं, तो वायु प्राकृतिक का, ठीक है, एक करेंगे, ना कि आप तेल प्राकृतिक वायु विस्फोटक का नहीं, एयर ब्लास्ट हो गया इसीलिए ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑयल नेचुरल तो सही था, ठीक है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, लेकिन ये नहीं, फोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल दिए तो है यार, नीचे ऑप्शन तो दिया, एयर नेचुरल एयर नेचुरल, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, क्या होगा भाई 250 का, 250 दिया तो है बेटा, डी वाला करो यार, मैं तो तब जब दिया है तब क्या दिक्कत है, इधर आओ, ये दिया है भाई, देखो मैंने इसी की चर्चा कर रहा था आपसे ना, देखो ONAN देखो दिया था, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, तो डी होगा बेटा, डी वाला कर लो, हमको लगा नहीं दिया है, तेल प्राकृतिक वाला, ठीक है। चलो और कौन सा सवाल बचा हुआ है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 251 नंबर, क्या कह रहा है एग्जामिनर, हाँ देखो भाई, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो भाई देखो, जो स्टील की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 97% होती है। कितनी होती है बेटा, स्टील की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, 97% होती है। और जो सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वह 3% होती है। कितनी होती है, 3%। अब एक निम्न असाइनमेंट में तो इन्होंने कहा कि भैया स्टील को 93 मारेंगे और सिलिकॉन को 7% मारेंगे, लेकिन ये गलत है। आप किधर जाइएगा, ए की तरफ जाइएगा, ये आपका 100% सही है कि स्टील की मात्रा 97% होती है और सिलिकॉन की 3% होती है, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप बता दीजिए मेरे शेरों। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा मत करिएगा कि आपको बिल्कुल ये ऐसा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये आखिरी सवाल मुझे लग रहा है, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या। तो आपको भी पता है कि ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा, यानी कि एक तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज के मान को। तो क्या उत्तर है, क्या कहें, प्राथमिक में वोल्ट नहीं, स्थिर तो नहीं करेगा भाई, है ना। क्या कर रहा है, चेंज, हाँ ये सही है, चेंज वोल्टेज रेशियो क्या करता है, वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलने का काम करता है। वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 252 का बी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल अब नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। जी नहीं, है ना, देखो उन्होंने समाप्त कर दिया, है ना। 252 नहीं थे टोटल ट्रांसफार्मर में। कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, 230-31 से पढ़ रहे थे शायद, मे बी, है ना। तो भाई ये हम लोगों ने इसको कवर कर लिया और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने का संभावना है ना। आपके फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं, अगर आप ITI का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो साथियों इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे शेरों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ITI एग्ज़ाम से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो या वायरमैन से हो या फिर कौशल विकास से अगर इलेक्ट्रिकल कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल COU से हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन में से और पूरे इंडिया किसी भी विभाग का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत से हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी, जो कि डेली क्लासेस हमारी चलती है सुबह 8 बजे और शाम को 7 PM पे हमारी क्लासेस चलती है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। कहाँ पर, इसी चैनल पर, ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो में जो लिंक चल रहा है वहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ भी जुड़ जाइए।
बाकी किसी प्रकार की इंक्वायरी या फिर कोई दिक्कत हो, समस्या है, तो आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अरुणवीर सिंह है, आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगा, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।